आपको दिखाते हैं अब एयरफोर्स के ऊपर ये कुछ जानकारी। भारतीय वायुसेना भारतीय सेना का एक प्रमुख अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। आजादी के बाद 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के बाद इसका नाम इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आजादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े मिशनों को अंजाम दिया है। आंकड़ों के अनुसार इसमें कुल मिलाकर 1,70,000 जवान एवं 1,350 लड़ाकू विमान है, जिससे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है। एयरफोर्स के लिए हम अपने देश में अपने हवाई जहाज नहीं बना पा रहे। हमने ध्रुव नाम का हेलीकॉप्टर बनाया, लेकिन विदेशी षड्यंत्र में यह भी फंस गया है और इसका टेल रोटर के फैन के चक्कर में भारत में जितने ध्रुव है उनको ग्राउंड करने की कई बार नौबत आई है। हमारे पास जो हम दुनिया के लिए इतने बड़े बड़े काम करने वाले आईटी इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स और इंजीनियर बनाते हैं, ऐसे देश में अपना हवाई जहाज भी नहीं बन सकता। ये सेना के आपूर्ति में बाधा डालने का कारण नहीं तो और क्या है। भूपेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सेना की जरूरतों के लिए लाखों करोड़ रुपए की परचेज जो हम दुनिया के दूसरे देशों से करते हैं, वो देशों की अर्थव्यवस्था ही सैनिक सामानों पर टिकी हुई है। वो देश नहीं चाहते कि भारत में ऐसी चीजें हो। क्या कहेंगे? जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर उसको कोई भी काम करने के लिए दिया जाए तो वो लोग अच्छा से अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं। जैसी तरह अभी जो बातचीत चल रही इन दिनों टेट्रा ट्रक के बारे में, कि वो 80 लाख रुपए में बाहर से खरीद करके ला रहे हैं, जबकि हमारे अपने इंडिजिनस अगर प्रोड्यूस किया जाए तो 20 लाख रुपए में उससे अच्छा ट्रक हमें मिल सकता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर सभी चीजों में ये कोशिश की जाएगी तो क्यों नहीं हो सकता कि हम कुछ पैदा नहीं कर सकते। हम सभी चीज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारी सरकार की तरफ से कोशिश हो। बिल्कुल। जो देश दुनिया का सुपर कंप्यूटर बना सकता है, जो देश दुनिया के लिए नामी सॉफ्टवेयर बना सकता है, जिस देश के प्रतिभा के ऊपर ही अमेरिका आज एक नंबर पर पहुंचा है, ये वहां का राष्ट्रपति कहता है। दुनिया के कई देशों के प्रमुख ये मानते हैं कि उनके देश में रह रही भारतीय प्रतिभा ही वहां के देश को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुई है। उस देश में, अपने खुद के देश में ऐसे प्रतिभाओं का अकाल है या उन प्रतिभाओं को हाथ को काम देने के लिए सरकार के पास समय, सोच और नियत नहीं है। एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, हम ये बोलना चाहते हैं। हाँ, ये जनरल साहब ने जो भी बोला भी चिट्ठी लीक हुई है, और दूसरे नेताओं ने चिट्ठी लीक का जो इल्जाम है पूरा जनरल साहब पे लगा दिया। लेकिन जनरल साहब तो वहां थे ही नहीं। वो तो वैष्णो देवी में घूमने गए हुए थे। शरद यादव और लालू प्रसाद यादव ने बोला भी इनको बर्खास्त करो। ये जनरल रहने के लायक नहीं है। ये बोल रहे हैं, इनको जैसे बोलते हैं कि आदमी पजल हो गया, जबकि उन्होंने तो ठीक किया है। अपने देश की सुरक्षा का मामला है, चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है। बिल्कुल। कोई गलत तो नहीं ना किया उन्होंने। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा किया है। तो उन्हीं को इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल साहब ने ही चिट्ठी लीक करी है, जबकि उन्होंने जो चिट्ठी लिखता है वो लीक कैसे कर देगा? बिल्कुल, क्योंकि वो तो इतने बड़े। हम यहाँ पर एक कॉलर से और बात कराएंगे। साथ साथ में आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ समय जो बचे हैं उस समय में अपनी बात को कम शब्दों में रखिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, बोलिए। ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन का कोई प्रोविजन नहीं है, जबकि चाइना हमारे हिमाचल में ऊपर बॉर्डर तक कश्मीर में और हिमाचल में सब रेल लाइन में सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, धन्यवाद भूपेंद्र जी। ये इस मुद्दे को भूलना नहीं चाहिए था। चाइना ने हमारे देश के सीमाओं के आसपास तक बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे लाए हैं, जो ग्रेटर नोएडा जैसा हाईवे है, जो पुणे मुंबई जैसा हाईवे है, मल्टी लेन हाईवे हमारे देश की सीमा तक चाइना ने लाए हैं, जिसके ऊपर से वो अपने ट्रक, रनगाड़े, बड़े बड़े टैंक से लेके सब कुछ भारत की सीमा तक कुछ मिनटों में पहुंचा सकता है। भारत के सीमा तक उसने ट्रेन लाई है और हवाई पट्टियां भी बनाई है। लेकिन हमारे देश के उसी सीमा तक पहुंचने के लिए अगर हमको एक भी टैंक लेके जाना होगा तो उसके एयरक्राफ्ट में लेकर कई घंटे का सफर करके वहां तक लेके जाना पड़ता है।
भारत ने भारतीय सीमा में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये भी एक कमजोरी का पहलू है या नहीं है तो क्यों है? ये मैं ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि दिल्ली से जितनी आप दूर चले जाएं तो आपकी दिल्ली में सुनवाई बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्वी भागों के, उत्तर पूर्वी भागों के हिस्सों की जब पोस्टिंग मेरी रही है तो मुझे हमेशा ये लगा रहा कि दिल्ली यहां से बहुत दूर है, दिल्ली तक आपकी एप्लीकेशन, आपकी कोई सुनवाई है ही नहीं। और उसी का ये परिणाम, जैसे अभी हमारे कॉलर ने बताया, कह रहे थे कि वहां रेल, हिमाचल में रेल कहीं नहीं पहुंची है, तो उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इन्होंने कोई कोशिश इनकी तरफ से नहीं रही है कि किसी तरह से पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके जिससे कि हम अपने ऐसे स्ट्रांग एनिमी से, दुश्मन से, और जो हमारे सामने हर समय मुंह बाए खड़ा है, उससे मुकाबला कर सकें। बिल्कुल, चाइना के ड्रैगन से लड़ने के लिए हमारे पास, हमारे शेरों के पास खाने को नहीं है, ये भी नौबत हम झेल चुके हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। स्वामी जी नमस्कार, मैं सुंदर सिंह भारतीय बोल रहा हूँ राजस्थान से। बोलिए। आज आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है सेना के रक्षा सौदों से जुड़ा हुआ, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये रक्षा सौदों के अंदर जितने भी घोटाले हो रहे हैं और हो रहे हैं, इन दलालों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए और देश के सामने पूरी सच्चाई आनी चाहिए कि आखिर किन लोगों का हाथ है। बिल्कुल, धन्यवाद। जिस देश के नेता चंद रुपए के लिए बिकते हो, उनको चंद के बजाय मोटा पैसा देकर वहां की सेना को कमजोर करना आसान है। फेसबुक पर राजेश कुलकर्णी पूना से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ में बहुत सी प्रतिक्रिया फेसबुक, ट्विटर और ट्वीट पर भी आई है, लेकिन आज समय की कमी के कारण हम उनको नहीं ले पाए। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं इस स्थिति के ऐसे ही बने रहने पर। भारतीय सेना कमजोर हो जाएगी। जिस तरह से सेना के संसाधनों की कमी का खुलासा हुआ है और सरकार की कमियां सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि दुनिया की चौथी बड़ी सेना इन हालातों में कमजोर पड़ जाएगी। पड़ोसी देशों का साहस बढ़ेगा। सेना के संसाधनों की कमी की बात सार्वजनिक होने से पड़ोसी देशों का हौसला बढ़ेगा और वो बेमतलब युद्ध के लिए तत्पर हो जाएंगे और वो बेवजह युद्ध के लिए तत्पर हो जाएंगे। दुश्मन देश हावी होने लगेंगे। भारतीय सेना के खस्ता हाल होने की बात का खुलासा होने से भारत पर घात लगाकर बैठे दुश्मन देश भारत पर हावी हो जाएंगे और हमला करने लगेंगे। बॉर्डर पर तनाव बढ़ेगा। सेना अध्यक्ष पर उठते सवालों से बॉर्डर पर पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ सकता है। सेना का मनोबल कमजोर पड़ जाएगा। इस तरह के तमाम विवादों से मजबूती से लड़ने वाली भारतीय सेना का आत्मबल कमजोर पड़ जाएगा। भूपेंद्र जी, इसका परिणाम पहला तो दिखाई दिया है कि हमारा कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का हौसला बढ़ा है और उसने कहा है कि भारतीय सेना खोखली है और पाकिस्तान सेना मजबूत है। क्या कहेंगे? खाली इक्विपमेंट के से ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये बात हर युद्ध के अंदर हमारी सेना ने प्रूव किया है। इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि हमारी सेना को जब कहीं, जहां जिन किन्हीं परिस्थितियों में लड़ना पड़े और मुकाबला करना पड़े, दुश्मन से मुकाबला करना पड़े, तो हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और हमारे पास जो इक्विपमेंट है उससे हम किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, थोड़ा मुकाबला ज्यादा करना पड़ेगा और हो सकता है कुर्बानियां ज्यादा देनी पड़े, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं रहने वाली है। और परिणाम आप क्या देखते हैं कि क्या परिणाम और होंगे या हुए होंगे? दुनिया में हम जो फाइनेंशियल पावर के नाम पे दुनिया में जब जाने जा रहे हैं, हमारे देश को अब जब जाने लगा है, दुनिया के सभी लोग जानने लगे हैं कि सबकी इस इकोनॉमिक कंडीशन के खराब होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी सेना की ये गरीबी देख करके शायद सारी दुनिया आश्चर्यचकित भी होगी और हम पर हंसेगी भी। ऐसे में अगर कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या नतीजा होगा, क्या हो सकता है? जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मुकाबला करने में हमारी सेना में कैपेबिलिटी है कि वो मुकाबला उनका कर सकती है। थोड़ी परेशानियां ज्यादा होंगी, थोड़ा मुकाबला ज्यादा होगा। बिल्कुल, हमें कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। नमस्कार। मैं राकेश शिवरीगाबाद से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो अभी मुद्दा आपने बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दा उठाया है, अभी
फिलहाल जो हमारे वीके सिंह साहब ने अभी जो ये मुद्दा उठाया है और संसद में जो हमारे ए के एंटोनी साहब ने जवाब दिया, उससे बड़ा ही हमें निराशा हुई है कि एक देश का जो रक्षा मंत्री है वो इस तरह की बात कह रहा है और संसद में बड़ी जिम्मेदारी से बड़े नाटकीय ढंग से कह रहा है कि उन्होंने मुझे बताया था और मैं सिर पकड़ के बैठ गया। क्या ये उनकी ड्यूटी बनती थी कि अगर कोई सेना अध्यक्ष इतने बड़े पोस्ट में बैठा हुआ आदमी उनको एक शिकायत कर रहा है तो वो उनको सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे कर लो और आप इसकी शिकायत करो। यानी अगर लिखित में शिकायत नहीं दी जा सकती, जब हमारे जनरल ने बोला कि ऐसा ऐसा हमारे सेना में हो रहा है तो ये बड़ी गंभीर बात थी, इसको तो उनको खुद से जांच करवानी चाहिए थी। अगर हमारे जनरल के पास इसका सबूत नहीं था क्योंकि कोई आया उनके ऑफिस में और उसने इस तरह का बात कही इस तरह की और उनके पास सबूत नहीं था, तो नेचुरली बात थी कि अगर वो आगे बढ़ते तो उनकी जगहदारी हो सकती थी। तो ये रक्षा मंत्री का दायित्व था और वो कह रहे मैंने सिर पकड़ लिया, मैं बैठ गया सिर पकड़ के और आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। इतने टाइम से दबा के बैठे थे बात को, तो समझ नहीं आ रही है। तो सारी की सारी सरकार पे बड़ा ही गंभीर मामला हो रहा है। हमें तो अब बिल्कुल अन्ना हजारे की बात 100% सही लग रही है कि हो क्या रहा है हमारे देश में, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, देश में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है और ये देश की स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो देश का क्या होगा, क्योंकि देश की रक्षा का जिम्मा जिसके ऊपर है उस सेना की स्थिति कमजोर हुई है। फेसबुक पर मयंक जोशी लिखते हैं कि जिस देश में 2.25 लाख करोड़ के घोटाले होते उस देश में रक्षा मंत्री को शायद 14 करोड़ रुपए की घूस बहुत बड़ी अमाउंट नहीं ली गई हुई। लेकिन सेना जैसे विषय में 1 रुपए का करप्शन भी तो करप्शन है। मैं भूपेंद्र जी को पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे देश का जो सेना प्रमुख होता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है सारे रूपों में, इसलिए वहां तक पहुंचता है, लेकिन देश का रक्षा मंत्री की औकात इतनी बड़ी नहीं होती बहुत सी बार। क्या ये भी कारण हो सकता है कि इन दोनों की बातों का तालमेल, केमिस्ट्री नहीं बनती है? नहीं, ऐसा तो कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। हाँ, जो दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए, जो बिना कहे कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए कि जो बिना कहे भी कहीं समझी जाएं और की भी जाएं और कही भी जाएं। बिल्कुल, लेकिन हर बात के लिए कहने की जरूरत पड़े, सुनने की जरूरत पड़े, इस देश 120 करोड़ की आबादी के देश के रक्षा मंत्री के लिए और सेना अध्यक्ष के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। हम उपाय पर नजर डालते हैं। घोटालों पर सख्त कार्रवाई हो। अब तक हुए तमाम सैन्य घोटालों पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसे घोटाले न हो। प्रधानमंत्री को सख्त कदम उठाना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण विभाग में घोटाले को सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अलग से जांच कमेटी बनानी चाहिए। रक्षा सौदों के नियमों में सख्ती की जाए। रक्षा सौदों में हुए घोटाले को रोकने के लिए रक्षा सौदों के नियमों को कड़ा करना चाहिए ताकि आगे से कोई घोटाला न हो सके। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख अपनी जिम्मेदारी समझे। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख देश की रक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझे और ऐसे विवादों को होने से रोके। सेना में संसाधनों की कमी को नजरअंदाज न किया जाए। सेना के संसाधनों की पूर्ति सही तौर पर की जाए और इसमें कमी को नजरअंदाज न किया जाए। हमारे देश में फिलहाल राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है, उनके ऊपर का विश्वास उड़ गया है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। न्याय व्यवस्था के बारे में यही स्थिति है। दूसरा जो स्तंभ है कार्यपालिका, उसके बारे में भी नाराजगी है। वहां पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है और हर काम में अड़ंगा अड़ाने के लिए उनके पास कई पैतरे हैं। मीडिया जो चौथा स्तंभ है, उसके बारे में भी लोगों के मन में निराशा का भाव है। ऐसे में ये सारे तरफ से जब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ऐसे में अगर सेना की कमजोरी की बात सामने आती है तो फिर देश में अच्छा बचता ही क्या है। अगर सेना ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसा सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल उठता है। भूपेंद्र जी, कार्यक्रम के आखिर में आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सेना के जो भी मसले होते हैं, जो भी काम होते हैं, उन सब के ऊपर प्रायोरिटी से काम होना चाहिए। उनकी पूरी सुनवाई होनी चाहिए और उनके जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जितनी भी जरूरतें हैं, उनकी जो उनकी प्लानिंग के मुताबिक, जैसे कि हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं 20 साल 30 साल 40 साल से आगे तक जाने के लिए हमारी क्या जरूरतें होंगी, क्या हमें समय करना है, वो सब हमें
करना चाहिए। बिल्कुल। और उसकी तरफ हमें बढ़ते रहना। धन्यवाद, आपने टाइम निकाला आए और अपनी बात को रखा, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आप लोगों ने कॉल करके अपनी बात को रखा, जो कॉल नहीं कर सके लेकिन इस कार्यक्रम को पूरा देखते रहे, सोचते रहे, अपने मन में इस देश के इस खराब स्थिति के बारे में भाव उत्पन्न करते रहे, आपका भी धन्यवाद। आज के लिए इतना है। जय हिंद।